आज हम देखने वाले हैं MHI 101 जो कि दिसंबर 2023 का ऑफिशियल पेपर है और इस पेपर का नाम है एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटीज़। तो दिसंबर 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं ऑफिशियल पेपर के, उन सभी के आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीनतम काल से नवपाषाण युग तक औजारों के विकास का विस्तृत विवरण दीजिए। प्राचीनतम काल से नवपाषाण युग तक औजारों का विकास मानव सभ्यता के तकनीकी और सामाजिक विकास का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ीं, वैसे वैसे उसने अपने परिवेश के संसाधनों का उपयोग करते हुए औजारों को भी अधिक उपयोगी बनाया, प्रभावशाली और विविध प्रकार का बनाना शुरू कर दिया। इस क्रम में हम औजारों के विकास को 3 मुख्य युगों में समझ सकते हैं: पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो हम पहला देखते हैं पूरा पाषाण युग, जिसे पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। यह युग लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस युग में मनुष्य शिकारी और भोजन संग्रह करता था। वह जंगलों, नदियों और पर्वतीय इलाकों में भी घूमा करता था। इस काल के औजार मुख्यतः पत्थर के होते थे, जो बिना घिसे और बिना पालिश के होते थे। औजार बड़े और खुरदुरे होते थे, जिन्हें एक पत्थर को दूसरे से टकराकर बनाया जाता था। उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख औजारों में हाथ, कुल्हाड़ी, स्क्रैपर, चॉपर और ड्रिलर शामिल थे। इन औजारों का उपयोग शिकार करने, जानवरों की खाल उतारने, हड्डियां तोड़ने, लकड़ियां काटने जैसे कार्यों के लिए किया जाता था। इस युग की विशेषता यह थी कि औजार अधिकतर बहुउद्देशीय होते थे और एक ही औजार से कई कार्य किए जाते थे। दूसरा है हेडिंग मध्य पाषाण युग। यह काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के बीच का था। यह एक संक्रमण काल था जहां मानव धीरे धीरे शिकारी जीवन से कृषक जीवन की ओर बढ़ने लगा। इस काल के औजारों में नजाकत और आकार में छोटापन देखने को मिलता है। इसमें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। माइक्रोलिथ्स आकार में छोटे लेकिन तीखे होते थे। इन्हें लकड़ी, हड्डी या सींग के हत्थों में फंसाकर भाले, बाड़, चाकू जैसे औजार बनाए जाते थे। तीर, कमान, कांटे और मछली पकड़ने के उपकरणों की शुरुआत भी इसी युग में हुई। यह युग मानव की तकनीकी दक्षता का प्रतीक था, जहां औजारों की संरचना और उपयोग में व्यापक परिवर्तन आए। तीसरी हेडिंग है नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। यह काल लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस युग में मानव ने स्थायी जीवन शैली अपनाई और कृषि, पशुपालन, वस्त्र निर्माण तथा मिट्टी के बर्तनों का उपयोग प्रारंभ किया। नवपाषाण युग में औजारों को घिसकर चिकना और पॉलिश किया जाने लगा। इससे वे अधिक टिकाऊ और प्रभावी बन गए। इस काल में कुल्हाड़ी, हंसिया, दराती, चक्की पाट जैसे औजारों का विकास हुआ, जिनका उपयोग मुख्यतः कृषि और घरेलू कार्यों में होता था। अब औजार केवल जीवन रक्षक या शिकार के लिए नहीं, बल्कि उत्पादन और निर्माण कार्यों के लिए भी प्रयुक्त होने लगे। इस प्रश्न का उत्तर है, निष्कर्ष निकलता है, प्राचीन काल से नवपाषाण युग तक औजारों का विकास मानव मस्तिष्क की रचनात्मक और अनुकूलन क्षमता का परिचायक है। यह विकास केवल तकनीकी नहीं था, बल्कि इसके साथ जीवन शैली, सामाजिक संगठन और आर्थिक गतिविधियों में भी परिवर्तन आया। प्रारंभिक औजार जहां केवल शिकार या बचाव के लिए प्रयुक्त होते थे, वही बाद के औजार कृषि, निर्माण और उत्पादन जैसे कार्यों के लिए बनाए गए। इस तरह औजारों के विकास ने मानव सभ्यता की नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कांस्य युग के समाजों की विशिष्ट विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो कांस्य युग का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे और इसके समाज की विशेषताओं को देखेंगे। तो पहली हेडिंग है, कांस्य युग के समाजों की विशिष्ट विशेषताएं एवं पतन के कारण। कांस्य युग, जिसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, मानव समाज के इतिहास में एक
महत्वपूर्ण चरण था, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच विश्व के विभिन्न भागों में प्रचलित रहा। इस युग में मनुष्य ने तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य धातु का निर्माण किया, जिससे औजारों, हथियारों और अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण संभव हुआ। यह युग कृषि, व्यापार, नगरीकरण और लेखन प्रणाली के विकास का भी प्रतीक है। इस युग की अनेक सभ्यताएं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। अब देखते हैं कांस्य युगीन समाज की विशिष्ट विशेषताएं। पहला है धातु विज्ञान और तकनीकी विकास। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य तैयार करना था। कांस्य से बने औजार, हथियार, बर्तन, मूर्तियां आदि पहले के पत्थर युग के औजारों से अधिक टिकाऊ और प्रभावशाली थे। दूसरा था कांस्य युग की विशेषता में कृषि और पशुपालन। कांस्य युग में कृषि की तकनीकों में सुधार हुआ, सिंचाई की विधियों का प्रयोग बढ़ा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और बैल, गाय, बकरी आदि पालतू जानवरों को पालने का चलन बढ़ा। तीसरा है कांस्य युग की विशेषता, नगरों और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। स्थायी और सुनियोजित नगरों की स्थापना हुई, जिसमें सड़कें, जल निकासी प्रणाली और भवन का निर्माण की उन्नत तकनीकें शामिल थीं। सिंधु सभ्यता की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में साफ सुथरे रास्ते, पक्के मकान और नालियां देखने को मिलती हैं। चौथा है कांस्य युग की विशेषता, वाणिज्य और व्यापार। कांस्य युग में लंबी दूरी तक व्यापार होने लगा। धातु, मसाले, वस्त्र, मूर्तियां, आभूषण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। समुद्री व्यापार का भी विकास हुआ। 5 नंबर हेडिंग है सामाजिक संगठन और वर्ग व्यवस्था। वो समाज में विभिन्न वर्गों का विकास हुआ, जैसे शासक, पुरोहित, कारीगर, व्यापारी और कृषक। कुछ सभ्यताओं में दास प्रथा का भी चलन था। 6 नंबर है धार्मिक जीवन और संस्कृति। इस युग में देवी देवताओं की पूजा, मंदिर निर्माण और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रचलन था। मृतकों को सम्मानपूर्वक दफनाया जाता था, जिससे आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास झलकता है। 7 नंबर है कांस्य युग की विशेषता में लिपि और लेखन प्रणाली का विकास। लेखन प्रणाली का विकास इस युग की एक बड़ी उपलब्धि थी। उदाहरण स्वरूप सिंधु लिपि और मेसोपोटामिया की यूनिफॉर्म लिपि। लेखन का उपयोग व्यापार, प्रशासन और धार्मिक ग्रंथों के लिए किया जाने लगा। और अब हम देखते हैं कांस्य युग का जो पतन हुआ वो किस कारण से हुआ। तो कांस्य युग के पतन के कारण पहला है इसमें प्राकृतिक आपदाएं। कुछ क्षेत्रों में भयंकर बाढ़, सूखा या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने नगरों को नष्ट कर दिया। सिंधु घाटी सभ्यता में बार बार बाढ़ आने के प्रमाण मिलते हैं। और दूसरा कारण था इसके पतन का जलवायु परिवर्तन। जलवायु में हुए बदलाव के कारण नदियां सूख गईं और कृषि प्रभावित हुई, जिससे जनसंख्या पलायन करने लगी। तीसरा कारण था पतन का कांस्य युग के पतन का कारण। तीसरा नंबर है बाहरी आक्रमण। कई कांस्य युगीन सभ्यताओं पर घुमंतू जातियों का आक्रमण हुए। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी में आर्यों के आगमन को एक संभावित कारण माना जाता है। हित्ती साम्राज्य और मिस्र पर भी बाहरी आक्रमणों ने असर डाला। 4 नंबर है हेडिंग राजनीतिक अस्थिरता। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का विघटन और आंतरिक संघर्षों ने समाज की स्थिरता को कमजोर किया। 5 नंबर है लौह युग की शुरुआत। लौह युग के आगमन के साथ ही कांस्य के स्थान पर लोहे के औजार और हथियार अधिक प्रभावी और सस्ते सिद्ध हुए। इससे कांस्य युग की सभ्यताएं पिछड़ने लगीं और नई लौह युगीन संस्कृतियों ने उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया। इसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि कांस्य युग के पतन का कारण या फिर इनकी विशेषताएं क्या थी। तो इसका निष्कर्ष ये है, कांस्य युग ने मानव समाज को तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से एक नई दिशा दी। इस युग की सभ्यताओं ने कृषि, व्यापार, लेखन और नगर निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक संकट, बाहरी आक्रमण और तकनीकी प्रतिस्थापन ने इन सभ्यताओं को कमजोर कर दिया, जिससे उनका धीरे धीरे पतन हो गया। इसके बाद लौह युग की नई सभ्यताओं ने स्थान ग्रहण किया और इतिहास का अगला अध्याय प्रारंभ हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3।
तो प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि प्राचीन यूनानी और रोमन समाजों में दासत्व तथा दासों की भूमिका का तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो यूनानी और रोमन दोनों समाज में दासत्व प्रचलित था, लेकिन इन दोनों दासत्वों में अंतर क्या था या समानताएं क्या थी, इसका हमें तुलनात्मक विवरण देना है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्राचीन यूनानी और रोमन समाजों में दासत्व तथा दासों की भूमिका का तुलनात्मक विवरण। प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं में दासत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग था। दोनों समाजों में दासों की भूमिका बहुत व्यापक थी, लेकिन उनकी स्थिति, अधिकार और उपयोगिता में कुछ मूलभूत अंतर भी पाए जाते हैं। दासों को मनुष्य न मानकर संपत्ति माना जाता था और उन्हें खरीदा बेचा जाता था। हालांकि दोनों ही समाजों में दासों का शोषण होता था, परंतु उनके उपयोग की विधियां और सामाजिक प्रतिष्ठा भिन्न थी। इनके बीच हम अब तुलनात्मक अंतर देखते हैं। यूनानी समाज में दासत्व और दासों की भूमिका। तो पहला था सामाजिक स्थिति। यूनान में दासों को स्वतंत्र नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था, उन्हें संपत्ति के रूप में देखा जाता था। एथेंस जैसे नगर राज्यों में दासों की संख्या बहुत अधिक थी और वे लगभग हर घर में पाए जाते थे। दूसरा है दासों का स्रोत। युद्धबंदी, समुद्री लूट, व्यापार, दासों का जन्म, ये प्रमुख स्रोत थे जिससे दास बनाए जाते थे। विदेशी और गैर यूनानी लोग दास बनाए जाते थे, जिन्हें बर्बर कहा जाता था। भूमिका और कार्य। दासों को घरेलू काम, कृषि, खान खनन, शिल्पकारी, शिक्षकों और निजी सहायकों के रूप में रखा जाता था। कुछ शिक्षित दास बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी करते थे। एथेंस में दासों को कुछ हद तक स्वतंत्रता दी जाती थी, जैसे बाजार जाने की अनुमति। इनकी कानूनी स्थिति क्या थी? तो दासों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे, वे अपने मालिक की इच्छा के अधीन होते थे। हालांकि कुछ यूनानी नगरों में दासों को अत्यधिक क्रूरता से बचाने के लिए कुछ सीमित नियम थे। अब हम देखते हैं रोमन साम्राज्य में दासत्व और दासों की भूमिका क्या थी। तो हम रोमन साम्राज्य में अब देखते हैं, अभी हमने देखा था यूनानी साम्राज्य में, अब हम रोमन में देखते हैं। पहला है सामाजिक स्थिति उनकी कैसी थी। रोमन में दास पूरी तरह से मालिक की संपत्ति होते थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार आम बात थी। बड़े जमींदारों और उच्च वर्गीय नागरिकों के पास सैकड़ों की संख्या में दास होते थे। दासों का स्रोत। युद्ध में जीते गए लोग, समुद्री लूट, अपराधियों को सजा के रूप में या जन्म से, ये सभी दासों के स्रोत थे। रोम ने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान लाखों लोगों को दास बना लिया। तीसरा है हेडिंग भूमिका और कार्य। दासों को खेती, विशेषकर लातीफुंडिया जैसे बड़े खेतों, खानों, भवन निर्माण, प्रशासन और सेना में कार्य के लिए लगाया जाता था। शिक्षित दास लेखाकार, शिक्षक, चिकित्सक और सचिव के रूप में भी कार्य करते थे। कुछ दासों को ग्लैडिएटर बनाकर जीवन मृत्यु की लड़ाइयों में झोंक दिया जाता था। 4 नंबर हेडिंग है कानूनी स्थिति और मुक्ति। रोम में मैन्योमिशन की परंपरा थी, जिसके तहत दासों को मुक्त किया जा सकता था। मुक्त दासों को कुछ अधिकार मिलते थे, लेकिन वे पूर्ण नागरिक नहीं बनते थे। समय के साथ कुछ मुक्त दास और उनके वंशज व्यापार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में पहुंच गए। अब इनका हम तुलनात्मक विवरण देख लेते हैं। एक टेबल बनाया है मैंने, और इससे आपको इनका तुलनात्मक विवरण आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें 3 कॉलम है। इन तीनों कॉलम में है पहला पक्ष, और दूसरा है यूनानी समाज, और तीसरा है रोमन समाज। तो हम देखते हैं पक्ष। दासों की स्थिति कैसी थी। यूनानी समाज में सीमित और घरेलू उपयोग के लिए अधिक संख्या में, और रोमन साम्राज्य में हर क्षेत्र में उपयोग करते थे दासों का। ये मुख्य कार्य क्या था यूनानी समाज में दासों का? तो घरेलू सेवा, शिक्षक, दस्तकारी, कृषि। जबकि रोमन साम्राज्य में मुख्य कार्य क्या था दासों का? युद्ध, खनन, ग्लैडिएटर क्या होते थे? जो कि युद्ध में लड़ाई के लिए जाते थे। कानूनी हथियार,
कानूनी अधिकार क्या था? तो यूनानी समाज में बहुत सीमित अधिकार था, बिल्कुल नहीं के बराबर था। लेकिन रोमन साम्राज्य में मुक्ति संभव थी। मुक्ति की संभावना कैसी थी? तो यूनानी साम्राज्य में कम थी एकदम, ये मुक्त नहीं होते थे क्योंकि इनको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती थी। रोमन साम्राज्य में अधिक थी मुक्ति की संभावना, कुछ सामाजिक उन्नति भी संभव थी। क्रूरता का स्तर कैसा था? तो दासों के साथ क्रूरता अपेक्षाकृत कम की जाती थी यूनानी साम्राज्य में, लेकिन रोमन साम्राज्य में अत्यधिक की जाती थी, इनके साथ बहुत क्रूरता की जाती थी, विशेषकर खानों और ग्लैडिएटरों के लिए। तो जो ग्लैडिएटर्स होते थे उनको भेज दिया जाता था युद्ध में, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता होती थी। ये इस प्रश्न का निष्कर्ष हम पढ़ लेते हैं एक बार। यूनानी और रोमन समाजों में दासों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनके प्रति दृष्टिकोण और उपयोग की विधियां अलग अलग थीं। यूनान में दासों को कुछ हद तक सम्मान मिला, विशेषकर जब वे शिक्षित थे। वहीं रोमन समाज में दासों को अधिक क्रूरता से व्यवहार करते हुए एक आर्थिक संसाधन की तरह देखा गया। दोनों समाजों में दासत्व ने अर्थव्यवस्था को स्थायित्व दिया, परंतु यह व्यवस्था मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर भी आधारित थी। कालांतर में सामाजिक आंदोलन और ईसाई धर्म के प्रभाव ने दासता की यह अमानवीय प्रथा धीरे धीरे समाप्त हुई। अब हम प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और ये लगभग हर साल ही पूछा जाता है ईसाई धर्म के बारे में कि ईसाई धर्म का प्रसार कैसे हुआ। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ईसाई धर्म के प्रसार पर प्रकाश डालिए, इसके प्रति रोमन साम्राज्य का क्या दृष्टिकोण था। अभी हमने पढ़ा कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा थी, जो कि ईसाई धर्म के आने के बाद धीरे धीरे समाप्त हुई। तो हम देखते हैं ईसाई धर्म के प्रसार पर प्रकाश डालना है हमें, और इसके प्रति ईसाई धर्म के प्रति रोमन साम्राज्य का क्या दृष्टिकोण था। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ईसाई धर्म के प्रसार पर प्रकाश डालिए, इसके प्रति रोमन समाज का क्या दृष्टिकोण था। ईसाई धर्म की उत्पत्ति प्रथम शताब्दी ईस्वी में यहूदी धर्म के परिप्रेक्ष्य में हुई थी। इसके संस्थापक यीशु मसीह, जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता था, थे। जिन्होंने प्रेम, करुणा, क्षमा और समता जैसे मूल्यों पर आधारित जीवन का उपदेश दिया। धीरे धीरे यह धर्म एक छोटे से यहूदी समुदाय से निकलकर विश्वव्यापी धर्म बना, लेकिन इसका विकास आसान नहीं था। ईसाई धर्म को शुरुआती समय में भारी प्रतिरोध और दमन का सामना करना पड़ा, विशेषकर रोमन साम्राज्य द्वारा। ईसाई धर्म का प्रसार अब हम देखते हैं। तो इनका प्रसार कैसे हुआ। पहला है हेडिंग, प्रारंभिक प्रचारक और प्रचार। यीशु मसीह के 12 शिष्य अथवा जो उनसे प्रेरित हुए थे, वो उनके विचारों और शिक्षाओं को फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पॉल जैसे प्रेरित ने, पॉल जो कि यीशु मसीह के शिष्य ही थे, पॉल जैसे प्रेरित ने ईसाई धर्म को यहूदियों से बाहर के लोगों, जो कि गैर यहूदियों में फैलाया। और दूसरा है सादगी और सार्वभौमिकता। ईसाई धर्म की शिक्षाएं सरल और सभी के लिए समान थीं। यह निर्धनों, पीड़ितों और दीनहीनों के लिए विशेष रूप से आकर्षक थीं। इसने सामाजिक विषमता, जाति पाति और धार्मिक अनुष्ठानों के बोझ को नकारा। तीसरा है नगरों और व्यापारिक मार्गों की भूमिका। रोमन साम्राज्य में अच्छी सड़क व्यवस्था और वाणिज्यिक मार्गों की मदद से प्रचारकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में आसानी हुई। प्रमुख नगरों जैसे रोम, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक आदि में ईसाई समुदाय तेजी से पनपे। चौथा हेडिंग है हमारा, रोमन साम्राज्य में ईसाई समुदायों का विकास। शहरी क्षेत्रों में चर्चों की स्थापना होने लगी। विश्वासियों का एक संगठित समुदाय बन गया, जिसने धर्म ग्रंथ, उपदेश और नेतृत्व संरचना विकसित की। रोमन साम्राज्य का दृष्टिकोण में बदलाव की प्रक्रिया। तो जो रोमन साम्राज्य था, उनका भी दृष्टिकोण धीरे धीरे बदला। तो वो हम देखते हैं कैसे कैसे बदला। तो पहली हेडिंग है इसमें, प्रारंभिक विरोध और दमन, जो कि पहली से तीसरी शताब्दी में हुआ। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य ने पहल संदेह की दृष्टि से देखा। रोमन समाज बहुदेववादी था, जबकि ईसाई एकेश्वरवाद पर आधारित था। ईसाई रोमन सम्राट की
पूजा को अस्वीकार करते थे, जिसे राष्ट्रद्रोह माना जाता था। इसलिए ईसाइयों को धर्मद्रोही और देशद्रोही कहकर उत्पीड़ित किया गया। उन्हें सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया जाता था, जैसे ग्लैडिएटर खेलों में शेरों के सामने डालना। दूसरा देखते हैं हेडिंग, धीरे धीरे सहिष्णुता की ओर बदलाव। तीसरी शताब्दी के अंत तक रोमन साम्राज्य में ईसाइयों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि उन्हें नज़रअंदाज करना कठिन हो गया। 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान शांति घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें ईसाई धर्म को वैध मान्यता दी और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। तीसरा हेडिंग है, ईसाई धर्म का राज्य धर्म बनना। सम्राट थियोडोसियस ने 380 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया। इसके बाद ईसाई धर्म न केवल कानूनी रूप से मान्य हो गया, बल्कि राज्य संरक्षित भी बन गया। अन्य धर्मों को धीरे धीरे दबाया जाने लगा और चर्च में सत्ता में भागीदार बनने लगा। जो चर्च था वो सत्ता में भागीदार बनने लगा। निष्कर्ष इसका क्या है? तो ईसाई धर्म का प्रसार आरंभ में साधारण जनों और शिष्यों के माध्यम से हुआ, जिसमें प्रेम, क्षमा और समानता की शिक्षा लोगों को आकर्षित करती थी। यद्यपि रोमन साम्राज्य ने इसे पहले खतरे के रूप में देखा और दमनकारी नीति अपनाई, परंतु समय के साथ जन समर्थन और संगठन के कारण यह धर्म व्यापक रूप से फैल गया। अंततः वही साम्राज्य जिसने इसे दबाने की कोशिश की थी, उसने इसे अपनाकर रोमन साम्राज्य ने इसे अपनाकर अपने प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचे का अभिन्न अंग बना दिया। यह परिवर्तन मानव इतिहास के सबसे गहरे सामाजिक धार्मिक बदलावों में से एक था। अब हम प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कहता है, यूरोप में सामंतवाद के पतन के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो ये सामंतवाद भी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा गया है इग्नू के MHI 101 में। तो यूरोप में सामंतवाद के पतन के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं यूरोप में सामंतवाद क्या था, इसका पतन कैसे हुआ। यूरोप में सामंतवाद के पतन के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था सामंतवाद पर आधारित थी। यह व्यवस्था जमींदारी नियंत्रक, कृषि आधारित उत्पादन और प्रभु वफादार संबंधों पर टिकी हुई थी। परंतु लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप में धीरे धीरे सामंतवाद का पतन होने लगा। इतिहासकारों ने सामंतवाद के इस पतन के पीछे कई कारण बताए हैं और समय के साथ अनेक सिद्धांत विकसित हुए जो इसके पतन की व्याख्या करते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि इनका पतन कैसे हुआ। तो इसका पहला जो सिद्धांत है, आर्थिक कारणों पर आधारित सिद्धांत। इसको हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना है कि सामंतवाद के पतन का मूल कारण उनकी आंतरिक आर्थिक संरचना में था। कृषि उत्पादन की सीमाएं आ गईं और पुराने उत्पादन संबंध अप्रभावी होने लगे। भूमिहीन किसान, जिन्हें सर्फ कहा जाता था, धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और श्रमिक बन गए। तीसरा है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिसने श्रम के नए रूपों को जन्म दिया। सामंती प्रभु अब सेना के संचालन और जीवन यापन के लिए बाजार पर निर्भर होने लगे। मार्क्सवादी मतानुसार यह बदलाव अंततः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नींव बना। अब हम अगला कारण देखते हैं, जनसंख्या और महामारी संबंधी सिद्धांत। तो अगला सिद्धांत ये है पतन का, 14वीं शताब्दी में काली मौत, जिसे ब्लैक डेथ नामक महामारी ने यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या को समाप्त कर दिया। तो ये हम देख रहे हैं सामंतवादी का पतन कैसे हुआ। श्रमिकों और किसानों की भारी कमी हो गई, जिससे श्रमिकों की मांग बढ़ी और वे बेहतर जीवन में मजदूरी की शर्तें रखने लगे। सामंती प्रभुओं को श्रमिकों पर अपना अधिकार बनाए रखना कठिन हो गया। इससे पुराने बंधन ढीले पड़ने लगे और जमींदारों को नगद किराया लेने की ओर जाना पड़ा। यह सिद्धांत जनसंख्या असंतुलन को सामंती ढांचे के
ढाने में निर्णायक कारण मानता है। अब हम अगला देखते हैं कि सामंतवाद का अंत या फिर इसका पतन का अगला कारण जो उसका सिद्धांत है, राजनीतिक और सैन्य कारणों का सिद्धांत। सामंतवाद एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी जहां राजा कमजोर और जमींदार शक्तिशाली होते थे, परंतु कालांतर में केंद्रीय शासनों का विकास हुआ। राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय और राजाओं ने स्थायी सेनाएं बनानी शुरू की। बारूद और बंदूकों के उपयोग से घुड़सवार सामंती योद्धा अप्रासंगिक हो गए। राजा अब सीधे कर वसूलने लगे और स्वतंत्र रूप से प्रशासन चला पाए। इस प्रकार सामंती प्रभुओं की सैन्य और राजनीतिक उपयोगिता कम हो गई। 4 नंबर है सामंतवाद के पतन का कारण, सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन का सिद्धांत। मध्यकाल के उत्तरार्ध में समाज में गहरे वैचारिक परिवर्तन हुए, जैसे पुनर्जागरण और प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने सामंती धर्मनिरपेक्षता और चर्च के प्रभुत्व को चुनौती दी। व्यक्ति स्वतंत्र सोचने लगा और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हुआ। शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और नगरों का विकास हुआ, जिससे सामाजिक ढांचे में बदलाव आया। लोग अब सामंती बंधनों से मुक्ति की ओर बढ़ने लगे, जिससे इस व्यवस्था की वैधता और आवश्यकता पर प्रश्न उठे। इसका निष्कर्ष है कि सामंतवाद का अंत कैसे हुआ। ये प्रश्न था हमारा, तो इसका निष्कर्ष हम लिख लेते हैं। यूरोप में सामंतवाद का पतन एक बहुस्तरीय प्रक्रिया थी। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और जन स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कारण शामिल थे। विभिन्न सिद्धांत इस पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, परंतु इनमें से कोई एक भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इन सभी सिद्धांतों का संयुक्त प्रभाव ही सामंती व्यवस्था के पतन का कारण बना। इसके स्थान पर धीरे धीरे एक नई पूंजीवादी, केंद्रीकृत और आधुनिक राज्य व्यवस्था का उदय हुआ, जिसने आधुनिक यूरोप की नींव रखी। अब हम देख लेते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कहता है हमें, मध्ययुगीन काल में यूरोप में जनसांख्यिकी में परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो मध्ययुगीन काल में यूरोप में जनसांख्यिकी में परिवर्तन हुआ, उसकी व्याख्या करनी है हमको। तो हम हेडिंग डाल लेंगे, मध्यकालीन युग में मध्ययुगीन काल में यूरोप में जनसांख्यिकी में परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये हेडिंग है। मध्ययुगीन यूरोप, जो कि 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है, के दौरान जनसांख्यिकी स्थिति में अपने अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने न केवल जनसंख्या की मात्रा को प्रभावित किया, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक की संरचना पर भी गहरा प्रभाव डाला। जनसांख्यिकी में परिवर्तन का अध्ययन करते समय हमें जनसंख्या वृद्धि और गिरावट के प्रमुख चरणों, कारणों और परिणामों को समझना आवश्यक है। तो हम पहला कारण देख लेते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल, जो कि 500 से 1000 ईस्वी के बीच में माना जाता है, में जनसंख्या की स्थिति। प्रारंभिक मध्यकाल में जनसंख्या की स्थिति क्या थी? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता, लगातार आक्रमणों, हूण, वैंडल, वाइकिंग के आक्रमण हुए, खाद्य संकट और सामाजिक विघटन के कारण जनसंख्या में गिरावट आई। अनेक नगर उजड़ गए और लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसने लगे। जनसंख्या का घनत्व अत्यंत कम था और अधिकांश क्षेत्र कृषि आधारित जीवन शैली पर निर्भर थे। इस समय को जनसांख्यिकी ठहराव काल कहा जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं उच्च मध्यकाल, जो कि 1000 से 1300 ईस्वी माना जाता है, में जनसंख्या वृद्धि हुई। उच्च मध्यकाल में जनसंख्या की वृद्धि हुई। यह काल जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का युग था। इसे मध्यकालीन जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। प्रमुख कारण क्या था इसका? कृषि तकनीक में सुधार, जैसे हल, त्रैवार्षिक फसल प्रणाली,
भूमि की सफाई और नए क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाना। अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरता और व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। यूरोप की जनसंख्या अनुपात 38 मिलियन से बढ़कर लगभग 73 मिलियन हो गई। नए गांवों और नगरों का विकास हुआ और शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। यह काल सामाजिक गतिशीलता, श्रम की मांग और भूमि पर बढ़ते दबाव का प्रतीक था। अब हम तीसरा नंबर हेडिंग देखते हैं। 14वीं शताब्दी में जनसंख्या गिरावट हुई और इसका कारण क्या था? काली मृत्यु। 1347 से 1351 ईस्वी के दौरान 1347 से 1351 ईस्वी के दौरान फैली महामारी काली मृत्यु ने यूरोप की लगभग 1/3 से आधी जनसंख्या को नष्ट कर दिया। यह प्लेग नामक रोग था जो चूहों और पिस्सुओं के माध्यम से फैलता था। मृत्यु दर इतनी अधिक थी कि अनेक गांव और नगर वीरान हो गए। इसका परिणाम क्या हुआ? श्रमिकों की भारी कमी हुई, जिससे मजदूरी में वृद्धि हुई। जमींदारों का नियंत्रण कमजोर पड़ गया और सामंती ढांचा चरमराने लगा। जनसंख्या का यह गिरना आर्थिक और सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव का कारण बना। अब चौथी हेडिंग है हमारी, पुनर्प्राप्ति और नई जनसांख्यिकी प्रवृत्तियां 15वीं शताब्दी से आगे। महामारी के बाद जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि शुरू हुई, परंतु अब यह वृद्धि पूर्व की तरह तेज नहीं थी, क्योंकि लोगों ने बेहतर जीवन शैली और काम की शर्तें अपनाई। लोग शहरों की ओर आकर्षित होने लगे, जिससे शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई। 5 नंबर हेडिंग है जनसांख्यिकी परिवर्तन के व्यापक प्रभाव। सामाजिक परिवर्तन, सर्फ प्रथा में ढील, लोगों की बढ़ती स्वतंत्रता। आर्थिक प्रभाव था, क्या था इसका? श्रम की बढ़ती कीमतों में पूंजीवादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया। राजनीतिक परिणाम क्या था? राजतंत्र मजबूत हुए, क्योंकि सामंती व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? मध्ययुगीन यूरोप की जनसांख्यिकी स्थिर नहीं थी, बल्कि यह एक गतिशील प्रक्रिया रही, जिससे विभिन्न चरणों में वृद्धि और गिरावट होती रही। जनसंख्या में इन परिवर्तनों ने यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित किया और आधुनिक युग के आगमन की नींव रखी। काली मृत्यु जैसी घटनाओं ने जनसांख्यिकी संतुलन को झकझोर कर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मध्ययुगीन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव संभव हुए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कहता है? मध्यकालीन यूरोप में व्यापार के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। हिंद महासागर में पुर्तगाली अपने व्यापार का विस्तार करने में कैसे सफल हुए? तो मध्यकालीन यूरोप में व्यापार कैसा था और हिंद महासागर में पुर्तगाली अपने व्यापार को कैसे विस्तारित किए? इसका हम पहला नंबर हेडिंग देखते हैं। मध्यकालीन यूरोप में व्यापार का स्वरूप। मध्यकालीन यूरोप लगभग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना गया है में व्यापार की प्रकृति और संरचना समय के साथ काफ़ी परिवर्तित हुई। आरंभिक मध्यकाल में राजनीतिक अस्थिरता, आक्रमण और बिखरे हुए सामंतवाद ने व्यापारिक गतिविधियों को सीमित कर दिया था, परंतु उच्च और उत्तर मध्यकाल में व्यापारिक मार्गों का पुनरुद्धार हुआ और व्यापारी वर्ग का उदय होने लगा। पहली हेडिंग है इसमें, प्रारंभिक व्यापार व्यवस्था 500 से 1000 ईस्वी तक स्थानीय अर्थव्यवस्था पर निर्भरता थी। गांवों में उत्पादन और उपभोग होता था। लंबी दूरी तक व्यापार लगभग ठप हो गया। मुद्रा प्रचलन घट गया और वस्तु विनिमय अधिक आम हो गया। दूसरी हेडिंग है उच्च मध्यकालीन व्यापार, जो कि 1000 से 1300 ईस्वी तक माना गया है। यूरोप में राजनीतिक स्थिरता, कृषि उत्पादन और वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिशेष उत्पादन हुआ, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। नगरों और मेलों का विकास हुआ, जैसे चैंपेन के मेले जो कि फ्रांस में लगता है, जिनमें यूरोप और एशिया के व्यापारी हिस्सा लेते थे। भूमध्य सागर
के माध्यम से इटली के नगर राज्य जैसे वेनिस, जिनोवा, मध्य पूर्व और एशिया के साथ व्यापार करने लगे। व्यापारिक मार्गों पर वस्तुएं जैसे रेशम, मसाले, कीमती पत्थर और दवाइयां आयात होती थीं, जबकि यूरोप से कपड़ा, ऊन और धातुएं निर्यात होती थीं। तो जब व्यापारिक मार्ग हमारा चला तो उसके बाद रेशम, मसाले और कीमती पत्थर और दवाइयां आयात होती थीं, जबकि यूरोप से कपड़ा, ऊन और धातुएं निर्यात होती थीं। तीसरा नंबर हमारा हेडिंग है व्यापारिक संगठनों का निर्माण। हैंसेटिक लीग जैसे व्यापारिक संघों ने उत्तरी यूरोप में व्यापार को संगठित और संरक्षित किया। गिल्ड प्रणाली के माध्यम से व्यापारियों और कारीगरों को व्यवस्थित किया गया। दूसरा हेडिंग है हमारा पुर्तगालियों का हिंद महासागर में व्यापार विस्तार कैसे हुआ। तो हम इसको देखते हैं। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय शक्तियों ने समुद्री मार्गों के माध्यम से एशिया तक पहुंचने की कोशिशें शुरू की, जिससे नए व्यापारिक मार्गों और उपनिवेशों का युग शुरू हुआ। पुर्तगाल इस प्रक्रिया में अग्रणी रहा। और हम देख लेते हैं, इसमें पहली हेडिंग है पुर्तगालियों का हिंद महासागर में व्यापार विस्तार का। पहली हेडिंग है इसमें उद्देश्यों और प्रेरणाएं। मसाले, रेशम, चाय और अन्य मूल्यवान वस्तुएं तक सीधी पहुंच स्थापित करना, अरब और वेनिस के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ना, धर्म प्रचार जिसमें ईसाई धर्म था, और समुद्री शक्ति प्रदर्शन। प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? तो प्रमुख उपलब्धियां थीं वास्को डी गामा 1498 में जो कि भारत के कालीकट में पहुंचा, जिसने पुर्तगाल को हिंद महासागर के समुद्री मार्ग की सीधी जानकारी मिली। पुर्तगाल ने तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक चौकियां और किले स्थापित किए, जैसे गोवा, कालीकट, कोचीन और मस्कट और होर्मुज। और सफलता का कारण क्या था इनका, पुर्तगालियों का? संगठित नौसेना और हथियारबंद जहाज। पुर्तगाली जहाज बेहतर बंदूकों और तोपों से सुसज्जित थे, जिससे उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और नौसेनाओं को पराजित किया। सांठगांठ और शक्ति प्रदर्शन। उन्होंने स्थानीय राजाओं से संधियां की और बलपूर्वक व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया। कारखाने और गारेशन के माध्यम से वे दीर्घकालिक व्यापारिक नेटवर्क स्थापित करने में सफल रहे। चौथा हेडिंग प्रभाव। हिंद महासागर में अरबी, गुजराती और अन्य स्वदेशी व्यापारियों की स्थिति कमजोर हुई। यूरोप के शक्तियों के लिए भारत और एशिया में साम्राज्यवाद का द्वार खुला। पुर्तगालियों के बाद डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भी इस समुद्री व्यापार में कूद पड़े। इसका निष्कर्ष है इस प्रश्न का, मध्यकालीन यूरोप में व्यापार का विकास धीमी गति से हुआ, लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद इसमें निरंतर वृद्धि देखी गई। यह विकास इटली के नगरों और उत्तरी यूरोप के संघों के माध्यम से हुआ। दूसरी ओर हिंद महासागर क्षेत्र में पुर्तगालियों ने समुद्री शक्ति, युद्ध नीति, रणनीतिक ठिकानों और व्यापारिक नीति के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। एक नया वैश्विक व्यापार युग शुरू किया। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला सिद्ध हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि हमारा प्रश्न कहता है, उस राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए जिसने मध्ययुगीन विश्व को बदल दिया। तो वो राजनीतिक परिवर्तन क्या था जो कि मध्ययुगीन विश्व को ही बदल दिया? तो हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। मध्ययुगीन विश्व, जो कि लगभग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी के दौरान माना जाता है। मध्ययुगीन विश्व के दौरान जो राजनीतिक व्यवस्था कायम थी वह अत्यंत विकेंद्रित, सामंती और स्थानीय शक्तियों पर आधारित थी। परंतु इसी काल के उत्तरार्ध में धीरे धीरे एक ऐसी परिवर्तनशील प्रक्रिया शुरू हुई जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक ढांचे को जड़ से बदल दिया और आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं की नींव रखी।
यह परिवर्तन बहुस्तरीय था। राजनीतिक, सैन्य, सामाजिक और वैचारिक स्तर पर व्यापक बदलाव इसके अंतर्गत शामिल थे। तो इसमें पहली हेडिंग है सामंतवाद का पतन और केंद्रीकरण की प्रक्रिया। मध्ययुगीन यूरोप सामंतवाद की प्रक्रिया पर आधारित था, जिसमें भूमि की मिल्कियत के आधार पर प्रभुत्व स्थापित होता था। राजा नाम मात्र के शासक होते थे और वास्तविक सत्ता स्थानीय सामंतों या जमींदारों के हाथ में होती थी। 14वीं शताब्दी के बाद यह प्रणाली धीरे धीरे ढहने लगी। काली मृत्यु, कृषकों के विद्रोह और शहरीकरण ने इस ढांचे को कमजोर किया। सामंतवाद का पतन और केंद्रीकरण की प्रक्रिया कैसे, उसको हम देख रहे हैं। तो अगला है सामंती प्रभुओं की सैन्य उपयोगिता में गिरावट आई, क्योंकि अब बारूद और तोपों जैसी नई सैन्य तकनीकों ने उन्हें पारंपरिक घुड़सवार बल को अप्रासंगिक बना दिया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि राजा ने सत्ता का केंद्रीकरण शुरू किया और राष्ट्र राज्य की संकल्पना आकार लेने लगी। अगली हेडिंग हम देखते हैं राजतंत्रों का उदय। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में मजबूत केंद्रीकृत राजशाही स्थापित हुई। ये शासक अब सामंती प्रभुओं पर नहीं, बल्कि एक पेशेवर नौकरशाही और स्थायी सेना पर निर्भर करने लगे। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और उनके बाद ट्यूडर राजाओं ने सामंतों की शक्ति सीमित की। फ्रांस में लुई 11वें ने केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया। स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड ने एकीकृत राज्य की नींव रखी। इस प्रक्रिया ने आधुनिक राजनीतिक सत्ता के लिए एक भाषा, एक कानून, एक शासक, एक भाषा, एक कानून, एक शासक की विचारधारा को जन्म दिया। तीसरा नंबर हेडिंग है हमारा चर्च और राज्य के संबंधों में बदलाव। मध्ययुगीन यूरोप में चर्च, विशेषतः रोमन और कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च अत्यंत शक्तिशाली संस्था थी, लेकिन पुनर्जागरण और प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन ने चर्च के प्रभाव को चुनौती दी। मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने पोप के अधिकार को अस्वीकार किया। कई राजा अब चर्च की बजाय अपनी सत्ता को सर्वोपरि मानने लगे। इससे राज्य और धर्म के बीच दूरी बढ़ी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव पड़ी। अब हम अगला हेडिंग देखते हैं सैन्य और तकनीकी बदलाव। बारूद, तोप और बंदूकों ने पुराने सामंती योद्धाओं को अप्रासंगिक कर दिया। अब युद्ध स्थायी सेनाओं द्वारा लड़े जाने लगे, जिनकी जवाबदेही सीधे राजा को होती थी। इससे शासकों की सैन्य शक्ति और नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। वैचारिक बदलाव और पुनर्जागरण के दौर में व्यक्तिवाद, तार्किक सोच और मानव केंद्रित दृष्टिकोण के लोगों को परंपरागत सत्ता ढांचे पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। अब लोग जन्म से नहीं बल्कि योग्यता और श्रम से आगे बढ़ने लगे। मैकियावली जैसे विचारकों ने शासकों को व्यावहारिक राजनीतिक का पाठ पढ़ाया और राज्य को एक स्वतंत्र सत्ता इकाई के रूप में परिभाषित किया। इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं इस प्रश्न का। मध्ययुगीन विश्व में राजनीतिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया केवल सत्ता के रूप में बदलाव नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक और बौद्धिक क्रांति भी थी। सामंती विखंडन से केंद्रीकृत राष्ट्र राज्य की ओर यह यात्रा आधुनिक विश्व की नींव बनी। सत्ता अब भूमि पर नहीं बल्कि संगठन, सेना, कर व्यवस्था और जन समर्थन पर आधारित होने लगी। यह प्रक्रिया अंततः लोकतंत्र, संवैधानिक शासन और आधुनिक राज्य की ओर ले गई। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 9। और अब हमारे प्रश्न हैं जो कि 250 वर्ड में टिप्पणियाँ लिखनी होती है और इसमें 4 भाग दिए रहते हैं। चारों में से कोई 2 आपको करने रहते हैं। एक प्रश्न होता है 10 नंबर का। जो पहले के 8 क्वेश्चन हमने देखे, तो 1 से लेकर 8 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 4 करने होते हैं और एक प्रश्न होता है 20 नंबर का। तो वो अगर आप कर लेते हैं एक प्रश्न, उसको 500 शब्दों में लिखना रहता है। तो 500 शब्दों वाला एक प्रश्न 20 नंबर का, और ये जो है
ये 250 शब्दों में लिखना होता है और इसमें 10 नंबर मिलते हैं। तो हम 9 नंबर का ए नंबर देख लेते हैं। मध्ययुगीन मध्यकालीन युग में वैज्ञानिक प्रगति। तो इस पे टिप्पणी लिखनी है, किस पे? मध्यकालीन युग में वैज्ञानिक प्रगति, लगभग 250 शब्दों में। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। मध्यकालीन युग को अक्सर अंधकार युग कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सटीक नहीं है। वास्तव में इस काल में विज्ञान की प्रगति धीमी जरूर रही, परंतु पूरी तरह रुकी नहीं। यह वैज्ञानिक युग सोच की नींव डालने वाला काल भी रहा, जिसमें धार्मिक प्रतिबंधों के बीच भी कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में वैज्ञानिक प्रगति मुख्यतः दो स्रोतों से प्रभावित रही। इस्लामी दुनिया से आए नए ज्ञान और यूरोपीय मठों में संरक्षित प्राचीन यूनानी रोमन ग्रंथ। अरबी विद्वानों जैसे अल ख्वारिज़मी गणित के वैज्ञानिक थे ये। इब्न सीना जो कि चिकित्सा के विद्वान थे, और इब्न रश्द दार्शनिक विज्ञान ने यूनानी ज्ञान को अनुवादित कर यूरोप तक पहुंचाया। उनके कार्यों ने आगे चलकर पुनर्जागरण की वैज्ञानिक चेतना को जन्म देने में भूमिका निभाई। आगे देखते हैं। मध्यकालीन यूरोप में चिकित्सा, खगोलशास्त्र और गणित के क्षेत्रों में कुछ सीमित प्रगति हुई। विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे पेरिस विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने बौद्धिक गतिविधियों को थोड़ा बल दिया, परंतु चर्च का दबदबा वैज्ञानिक प्रयोगों को सीमित करता रहा। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि वैज्ञानिक विचार धर्म के अधीन रहे। पृथ्वी की स्थिति, ब्रह्मांड की संरचना और चिकित्सा ज्ञान धर्म ग्रंथों से संचालित होते थे, जिससे स्वतंत्र वैज्ञानिक सोच पर अवरोध बना रहा। फिर भी यह युग वैज्ञानिक विचारों के पुनरुत्थान की भूमिका में रहा, जिसने आगे चलकर आधुनिक विज्ञान की राह प्रशस्त की। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का बी नंबर। तो इसमें क्या पूछा था टिप्पणी करने के लिए 250 शब्दों में? मध्ययुगीन शहरों की प्रमुख विशेषताएं। इस पे आप टिप्पणी कीजिए। तो हमारी हेडिंग है मध्ययुगीन शहरों की प्रमुख विशेषताएं। इसमें लिखेंगे हम मध्ययुगीन युग के शहर समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जो धीरे धीरे सामंती व्यवस्था से उभरकर एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण कर रहे थे। ये शहर मुख्यतः व्यापार, कारीगरी और प्रशासन के केंद्र बनकर उभरे, जिनकी विशेषताएं उन्हें ग्रामीण जीवन को स्पष्ट रूप से अलग करती हैं। इन शहरों की पहली प्रमुख विशेषता थी घनी बस्ती और संरक्षित व्यवस्था। अधिकांश मध्ययुगीन शहर दीवारों से घिरे होते थे, जिनके अंदर तंग गलियां, संकरी सड़कें और लकड़ी के मकानों की भरमार होती थी। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, विशेषकर विदेशी आक्रमणों और डाकुओं से बचने के लिए। दूसरी विशेषता थी व्यापार और कारीगरों पर केंद्रित अर्थव्यवस्था। शहरों में गिल्ड नामक संगठन कारीगरों और व्यापारियों को संगठित करते थे, जो उत्पादन की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करते थे। इनसे शहरी मध्यम वर्ग, जिनको हम बुर्जुआ वर्ग भी कहते थे, का विकास हुआ। तीसरी प्रमुख विशेषता यह थी कि धार्मिक और प्रशासनिक संस्थानों की उपस्थिति। गिरजाघर, महल और नगर परिषद जैसे संस्थान शहरी जीवन के केंद्र में रहते थे। शिक्षा और न्याय व्यवस्था का संचालन भी इनमें होता था। हालांकि शहरों में अवसर अधिक थे, परंतु भीड़, गंदगी और बीमारियां भी आम समस्याएं थीं। सार्वजनिक स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से महामारी फैलने का खतरा बना रहता था। इस प्रकार मध्ययुगीन शहर सामाजिक परिवर्तन और आधुनिक शहरीकरण की नींव के प्रतीक थे। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है 9 नंबर का सी। तो इसमें हमें किस पे टिप्पणी लिखनी थी? बंजारे, जो कि हर साल पूछा ही जाता है लगभग MHI 101 के क्वेश्चन पेपर में। तो बंजारे व उनकी व्यापारिक गतिविधियां के ऊपर हमको टिप्पणी लिखनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं।
प्राचीन और मध्यकालीन भारत में बंजारे एक विशेष प्रकार के खानाबदोश व्यापारी समुदाय थे, जिनकी भूमिका भारत की ग्रामीण और नगरीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ये समुदाय मुख्यतः पशु वाहनों की सहायता से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे और वस्तु विनिमय अथवा नकद के माध्यम से व्यापार करते थे। बंजारों की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि उनका घुमंतू जीवन, जो उन्हें अन्य स्थायी व्यापारी वर्ग से अलग करता था। वे बैलगाड़ियों के बड़े काफिलों के साथ चलते थे, जिसे टनगा कहा जाता था। इनका कार्यक्षेत्र विशाल होता था, गांवों से शहरों तक और कभी-कभी राज्यों की सीमाओं के पार तक भी। उनकी व्यापारिक गतिविधियां मुख्यतः अनाज, नमक, लोहे, तांबे, घोड़ों और कपड़ों, मसालों और आवश्यक घरेलू वस्तुओं तक सीमित थीं। वे अक्सर फसल कटने के बाद अनाज खरीदते और उसे अन्य क्षेत्रों में बेचते थे। साथ ही बंजारे सैन्य अभियानों में भी भोजन और सामान पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मध्यकाल में जब सड़कों और राजमार्गों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तब बंजारों ने माल परिवहन की जिम्मेदारी निभाई। वे जोखिम उठाकर सुदूर इलाकों तक व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाते रहे। हालांकि स्थायित्व की कमी, लूटपाट और शासन की कठोर नीतियां इनके व्यवसाय में बाधा भी बनती थीं। फिर भी इनकी उपस्थिति से भारत की पारंपरिक व्यापारिक प्रणाली में गति और संतुलन बना रहता था। बंजारे भारतीय व्यापार व्यवस्था के जीवंत वाहक थे। आज भी हमारे देश में बंजारों की जो वेशभूषा है, या फिर जो उनका नृत्य है, या फिर जो भी उनकी परंपराएं हैं, वो आज भी हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 का डी नंबर भाग है, जो कि कहता है हमको मध्यकालीन यूरोप में वस्त्र उत्पादन पर आप टिप्पणी लिखिए 250 शब्दों में। तो हम देखते हैं मध्यकालीन यूरोप में वस्त्र उत्पादन। मध्यकालीन यूरोप में वस्त्र उत्पादन न केवल एक घरेलू उद्योग था, बल्कि यह अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना का भी महत्वपूर्ण अंग था। प्रारंभिक मध्य युग में वस्त्र निर्माण अधिकतर घरेलू स्तर पर होता था। ग्रामीण महिलाएं ऊन काटती थी, रंगाई करती थी और परिवार के लिए वस्त्र तैयार करती थी। परंतु 11वीं शताब्दी के बाद जब शहरों का विकास हुआ और व्यापार बढ़ा, तब यह एक संगठित शहरी कुटीर उद्योग के रूप में उभरा। अब हम आगे देखते हैं क्या है। ऊन इस काल का प्रमुख कच्चा माल था, जो विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और फ्लैंडर्स, आज का बेल्जियम, में बहुआयात में उपलब्ध था। इंग्लैंड ऊन निर्यात करता था, जबकि फ्लैंडर्स ने नगर उच्च गुणवत्ता वाले ऊनी वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। धीरे धीरे कपास और रेशम का प्रयोग आरंभ हुआ, विशेष रूप से इटली और स्पेन में। वस्त्र उत्पादन में कई चरण होते थे, जैसे ऊन को धोना, काटना, बुनना, रंगाई और सिलाई। यह कार्य गिल्ड नामक संगठनों द्वारा नियंत्रित होता था, जो कारीगरों की गुणवत्ता, मजदूरी और उत्पादन विधियों पर नियंत्रण रखते थे। इससे एक प्रकार का मानवीकरण संभव हो सका। यह उद्योग महिलाओं और बच्चों के लिए रोजगार का बड़ा स्रोत भी था। नगरों में वस्त्र निर्माण केंद्र बनाए गए, जिससे शहरीकरण और व्यापार में तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय मेलों में इन वस्त्रों का व्यापार होता था, जिससे यूरोप की आर्थिक गतिशीलता बढ़ी। इस प्रकार वस्त्र उद्योग मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक आर्थिक उन्नति का महत्वपूर्ण घटक था। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 10, और इसमें भी हमको 4 भाग हैं और 4 में से कोई 2 करने हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्या है। 10 का ए नंबर, पशुपालन पर आप टिप्पणी लिखिए 250 शब्दों में। तो केवल पशुपालन दिया है और इसके बारे में आप जो भी जानते हैं वो लिख दीजिए इस पेपर के संदर्भ में। तो देखते हैं, मध्यकालीन काल में पशुपालन ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा था। न केवल कृषि कार्यों में सहायक था, बल्कि भोजन, कपड़ा, परिवहन और व्यापार जैसे क्षेत्रों से भी गहराई से जुड़ा था।
खेती के साथ पशुपालन को सहायक गतिविधि के रूप में देखा जाता था, लेकिन कई क्षेत्रों में यह मुख्य आजीविका भी था। इस काल में प्रमुख पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट और सूअर शामिल थे। गाय और भैंस से दूध तथा बैल से हल जोतने और गाड़ी खींचने का काम लिया जाता था। भेड़ बकरी से ऊन, दूध और मांस की प्राप्ति होती थी। विशेष रूप से ऊन उत्पादन के लिए भेड़ पालन यूरोप में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, जो वस्त्र उद्योग से भी जुड़ा था। पशुपालन की व्यवस्था सामंती प्रणाली से प्रभावित थी। किसान और कृषक अपने जमींदारों को टैक्स या उपज के रूप में दूध, घी, ऊन या जानवर भी देते थे। शासकीय वर्ग के लिए यह पशुपालन एक प्रकार की आर्थिक संपत्ति थी। घुमंतू समुदाय जैसे कि बंजारों और चरवाहों ने चारागाहों और जल स्रोतों के आधार पर मौसमी प्रवास करके पशुपालन को जीवित रखा। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में घोड़ों और ऊँटों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों और व्यापार मार्गों पर सामान ढोने के लिए होता था। इस प्रकार पशुपालन न केवल ग्रामीण आत्मनिर्भरता के रीढ़ था, बल्कि मध्यकालीन समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता का आधार भी था। अब हम देखते हैं 10 नंबर प्रश्न का हमारा अगला भाग, जो कि है बी नंबर। फारसी साम्राज्य पर आप 250 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। तो फारसी साम्राज्य, जिसे आमतौर पर अकेमेनिड साम्राज्य कहा जाता था, प्राचीन विश्व का एक सबसे संगठित, शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य था। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में साइरस महान ने की थी। इसके विस्तार तथा संगठन की चरम सीमा दारियस प्रथम और जरछीस के शासनकाल में देखने को मिली। इस साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी प्रशासनिक दक्षता और विविधता में एकता। फारसी शासकों ने एक ऐसा केंद्रीकृत प्रशासन विकसित किया जिसमें साम्राज्य को 17 प्रांतों, जिसको सत्रापियां कहा जाता है, तो 17 प्रांतों सत्रापियों में बांटा गया और हर प्रांत का शासक एक सत्राप गवर्नर द्वारा किया जाता था। यह व्यवस्था साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने का एक कुशल माध्यम थी। साम्राज्य ने सड़क नेटवर्क जैसे रॉयल रोड, सुव्यवस्थित कर प्रणाली और मानकीकृत सिक्कों की व्यवस्था की, जिसने व्यापार को बढ़ावा दिया। फारसी शासक धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी प्रसिद्ध थे। साइरस ने बेबीलोनिया में यहूदियों को आज़ादी दी और उनकी पूजा पद्धति को मान्यता दी। फारसी संस्कृति में जरथुस्त्र धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहुरा मज़दा को प्रमुख देवता माना जाता था। यह धर्म नैतिकता, न्याय और द्वैतवाद, सत्य असत्य के संघर्ष पर आधारित था। यद्यपि अंततः यह साम्राज्य यूनानी आक्रांताओं, विशेषकर अलेक्जेंडर महान द्वारा पराजित हुआ, फिर भी इसका प्रशासनिक मॉडल और सांस्कृतिक दृष्टिकोण आगे आने वाले साम्राज्यों पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। अब हम देखेंगे अपना प्रश्न नंबर 10 का सी नंबर, जो कि है एजटेक सभ्यता पर हमको टिप्पणी लिखनी है 250 शब्दों में। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। एजटेक सभ्यता मध्य अमेरिका की एक प्रमुख और समृद्ध सभ्यता थी, जिसने विशेषकर 14वीं से 16वीं शताब्दी तक आधुनिक मैक्सिको क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसका प्रमुख शहर टेनोच्टिटलान था, जो आज के मैक्सिको सिटी के स्थान पर बसा हुआ है, और झील टेक्सकोको के बीचों बीच स्थित एक अद्भुत नगर था। एजटेक समाज संगठित, सैन्यवादी और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत विकसित था। इसकी राजनीतिक एक सम्राट हुइटलातोनी के अधीन थी, जो धार्मिक और सैन्य दोनों प्रमुखताओं को अपने में समेटे होता था।
साम्राज्य ने अपने बल और गठबंधनों के माध्यम से आसपास के जनजातीय क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। कृषि प्रणाली में एज़टेकों ने चिन्नाम्पा नामक तकनीक विकसित की थी, जिसमें झीलों में कृत्रिम द्वीप बनाकर फसलें उगाई जाती थीं। जैसे फसलों में क्या था, मकई जिसे मक्का कहते हैं, मिर्च, सेम और टमाटर प्रमुख फसलें थीं। यह तकनीक उनकी उत्पादकता और जनसांख्यिकी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बेहद सफल रही। धार्मिक दृष्टिकोण से यह सभ्यता बहुदेववादी थी और मानव बलि की परंपरा यहाँ अत्यंत प्रमुख थी। एज़टेक देवताओं में हुइट्ज़िलोपोच्टेली युद्ध और सूर्य का देवता इनको कहा जाता था। हुइट्ज़िलोपोच्टेली सर्वोपरि माना जाता था। एज़टेक सभ्यता का पतन 16वीं शताब्दी में स्पेनिश आक्रमणकारी हर्नान कोर्टेस के नेतृत्व में हुआ। आधुनिक हथियारों, बीमारियों और आंतरिक असंतोष के कारण यह शक्तिशाली सभ्यता कुछ वर्षों में ही समाप्त हो गई। इसके बावजूद एज़टेक संस्कृति, वास्तुकला और परंपराएं आज भी मेक्सिको की सांस्कृतिक पहचान में जीवित हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न भी है, 10 नंबर का डी नंबर भाग। खाना बदोश साम्राज्य पर लगभग 250 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। तो हम खाना बदोश साम्राज्य के बारे में देखते हैं। खाना बदोश साम्राज्य वे राजनीतिक संरचनाएं थीं जो मूलतः घुमंतू जनजातियों द्वारा स्थापित की गई थीं और जिन्होंने विस्तृत क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित किया। वे साम्राज्य आमतौर पर एशिया के घास के मैदानों में विकसित हुए और यूरोप, चीन तथा इस्लामी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। इन साम्राज्यों की प्रमुख विशेषता थी कि घुड़सवारी और सैन्य कुशलता। खाना बदोश समाज में घोड़ा केवल परिवहन का माध्यम नहीं था, बल्कि सैन्य शक्ति का मूल भी था। उनके योद्धा चलते फिरते लड़ाई में माहिर होते थे, जो स्थायी सेनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती थे। इसने उन्हें गति और चपलता में अद्वितीय बना दिया। मंगोल साम्राज्य इसका सबसे सशक्त उदाहरण है, जिसकी स्थापना चंगेज खान ने 13वीं शताब्दी में की थी। यह इतिहास का सबसे बड़ा भूमि आधारित साम्राज्य बना, जिसने चीन से लेकर यूरोप तक अपना विस्तार किया। मंगोलों ने भले ही आरंभ में विध्वंसक रूप में ख्याति पाई, लेकिन उन्होंने व्यापार जैसे रेशम मार्ग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रशासनिक प्रणाली में भी योगदान दिया। खाना बदोश साम्राज्यों की राजनीति अक्सर परिवार, वफादारी और जनजातीय गठबंधनों पर आधारित होती थी। चूँकि ये समाज स्थायी नगरीय सभ्यता की तुलना में अधिक लचीले थे, इसलिए इनसे तेजी से उभरा और पतन देखने को मिला। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी स्थायित्व और प्रशासनिक ढांचे की कमी, जिससे ये साम्राज्य लंबे समय तक टिक नहीं पाए। फिर भी उनका सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव लंबे समय तक विश्व इतिहास में बना रहा। तो ये था हमारा MHI 101 दिसंबर 2023 के ऑफिशियल इग्नू के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। इसमें हमने प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे और हमारे चैनल पे MHI 101 का 2024 का पेपर भी अपलोड किया है, उसको भी ऐसे ही हमने एनालिसिस किया है। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप उस जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में या फिर जिनका भी पेपर है MHI 101 का, उनको आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।